हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती के यूनिट 1 का 1.2 लेसन अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। सिनॉप्सिस का मतलब है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसी कंटेंट का, जैसे कि किसी बुक का या मूवी का, और स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड के रहने वाले। तो स्विस फैमिली रॉबिन्सन का मतलब है रॉबिन्सन फैमिली जो स्विट्जरलैंड में रहती थी। और इस कहानी की ब्रीफ समरी हम देखने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक मशहूर एडवेंचर है कुछ साहसी लोगों का जिन्होंने जोखिम उठाया था जीने के लिए। स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक मशहूर एडवेंचर नॉवल है जिसे अभी तक काफ़ी अलग अलग देशों के लोग पढ़ते आए हैं और अपना मनोरंजन करते आए हैं 200 साल से भी ज़्यादा समय से। स्विस फैमिली रॉबिन्सन का एडवेंचर किताबों में कहानी के तौर पर भी है और कार्टून के फॉर्म में भी नॉवेल्स छापी गई है और इसके अलावा एडवेंचर मूवीज़ के फॉर्म में भी है। इस नॉवेल को स्विट्ज़रलैंड के रहवासी जोहान डेविड वीस ने लिखा है। जोहान डेविड वीस स्विट्ज़रलैंड के चर्च में फादर थे। ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। इस कहानी का लोगों तक पहुंचाने का मकसद है कि जवान लोगों को सिखाई जा सके वैल्यूज़ जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि अपने आप पर या आप जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखना, जैसे अपना इरादा पक्का रखना और अपने परिवार से प्यार करना, साथ मिलकर काम करना और बड़े ही चतुरता से दुनियादारी की समझ के साथ जो भी स्टॉक हमारे पास उस वक्त मौजूद है उसका सही से इस्तेमाल करना। ये कहानी हमें अच्छी सीख भी देती है जो मिलती जुलती है प्रकृति के विज्ञान से, जैसे कि खेती किसानी से और हिसाब किताब से यानी कि गणित से। कुछ जो मुख्य बातें हैं नॉवल की वो काफ़ी अच्छी तरीके से मांडी गई है। कुछ हद तक ऐसा लगता है जैसे ये इवेंट रियल है, पर यह समझना आवश्यक है कि ये कहानी काल्पनिक है। ये कोई असली कहानी या सच्ची घटना नहीं है। लेसन में बताई गई कहानी एक ब्रीफ समरी है जो स्केच के फॉर्म में है, जिसमें एक इमेजिनरी दुनिया है। तो आइए बढ़ते हैं स्टोरी के तरफ। विलियम अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ और अपने बच्चों के साथ समुद्री सफ़र पर निकले थे जहाज़ में, और वो अपने पूरे परिवार के साथ फंस गए थे एक समुद्री तूफान में। जहाज़ में सफ़र कर रहे अन्य मुसाफिरों को जैसे ही तूफान की खबर मिलती है वैसे ही वो तुरंत जहाज़ को खाली करके निकल गए थे, विलियम और उसके परिवार को उस डूबते हुए जहाज़ में अकेला छोड़कर। विलियम और उसका परिवार, जैसे कि उसके बड़े बच्चे फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक और फ्रांस, उन्हें बचाने के बारे में भी सोचा नहीं गया, बल्कि उन्हें भी जहाज़ पर अकेला छोड़ दिया गया। पूरा परिवार जहाज़ में ही था और मौसम बदलने का इंतज़ार कर रहा था ताकि तूफ़ान शांत हो जाए और वो वहाँ से निकल सके। जहाज़ 7 रातों तक तूफ़ान से लड़ता रहा और पहुँच गया एक गर्म रेतीले टापू के करीब। जैसे ही सुबह हुई, विलियम के परिवार के सामने नज़ारा था एक रेतीले टापू का। रॉबिन्सन परिवार ने फैसला लिया जहाज़ छोड़कर टापू पर जाने का, जो चट्टान के पार था। बहुत कष्ट उठाकर रॉबिन्सन परिवार ने एक नाव बनाई जहाज़ में माल या सामान रखे जाने वाले कंटेनर को बीच में से काटकर। पर अब नाव तो तैयार थी, पर मुसीबत ये थी कि उसे पानी में डाला कैसे जाए। यानी कि नाव को जब पानी में चप्पू से चलाए तब नाव आगे की ओर जानी चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी था नाव के आगे एक बो बनाया जाए ताकि वो नाव पानी की लहरों को काटकर आगे बढ़ती जाए। बो का मतलब होता है नाव को आगे और पीछे से नोकीला शेप देना। बाद में रॉबिन्सन परिवार ने टब को ज़रूरी सामान से भर दिया, जैसे कि खाने पीने का सामान, गोला बारूद या बंदूक की गोलियां जैसे कि हथियार, और इसके अलावा उन्होंने अपने साथ कुछ काम के कानूनी कागज़ पत्तर और पैसे भी लिए थे, जिसे वो आराम से अपने साथ बिना किसी मुसीबत के ले जा सके। और इसी तरह पूरा रॉबिन्सन परिवार नाव में बैठ गया और नाव का चप्पू चलाकर वो टापू तक पहुंच गए। 2 कुत्ते जो जहाज़ में मौजूद थे, जिनका नाम था टर्क और जूनो, वो दोनों भी रॉबिन्सन परिवार के पीछे तैरते हुए टापू तक पहुंच गए। रॉबिन्सन परिवार ने जहाज़ में ले जाई जा रही कुछ चीज़ें भी बचा ली थी जो सफ़र के दौरान लगने वाली थी, जैसे कंटेनर में रखे गए कुछ प्राणी, बंदूक और बारूद, कारपेंट्री के औजार और कुछ किताबें और कुछ छोटी नाव जो जहाज़ से जुड़ी हुई थी। द्वीप पर पहुंचने के बाद वहां पर उन लोगों ने तंबू लगा दिए और जो खड़बड़ी ज़मीन थी उसे मुलायम किया। उस पर घास के ढेर को बिछाकर, जो वो काटकर अपने हाथों में लाद कर लाए थे, और उस घास को फैला दिया अच्छी से ताकि वो बिस्तर का काम कर सके।
और उसके बाद वक्त निकालकर वो पेड़ों के झुंड में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसकी डाली पर गौड़ लगे होते हैं। गौड़ यानी कि एक फल जो लौकी के जैसा दिखता है। वहाँ पर विलियम अपने बेटे रीड से कहता है कि गौड़ हमें कटोरी और चम्मच बनाने के काम आएंगे, और फिर वो गौड़ को काट कर कई सारे बर्तन बना लेते हैं। कुछ देर बाद एलिजाबेथ विलियम को कहती है कि उन्हें उनके परिवार के साथ किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो कैंप था वो पूरी तरह से खुला था और वहाँ पास में ही समुद्र होने की वजह से काफ़ी चिपचिपा और गर्म महसूस होता था। वो कहती है कि अगर हम अपना घर किसी बड़े से पेड़ पर बनाएं तो हम सियार के हमले से भी सुरक्षित रहेंगे। फिर वो अपने पति को एक सही पेड़ बताती है, एक ऐसा पेड़ जिसका घेरा 40 फीट का था, जिसकी डालियां बहुत लंबी थी और फैली हुई थी। ये एक सही जगह थी घर बांधने के लिए। उसके बाद जब नीचे की डाली की ऊंचाई तय की जा रही थी, तब विलियम ने अपने बेटों को सिखाया ज्योमेट्री और ट्रायंगल का सही से इस्तेमाल करना। बड़े ऑब्जेक्ट्स को मोजने के वक्त विलियम ने माप लिया डिस्टेंस का पेड़ के जड़ से। उसके बाद उसने एंगल मोजे, कई सारे मोजमाप करने वाले रॉड इस्तेमाल करके, और यह तय किया कि पेड़ की नीचे की डाली ज़मीन से 30 फीट की ऊंचाई पर है। बाद में विलियम ने एक रस्सी ली और उस रस्सी को थोड़े थोड़े अंतर पर गांठ मारी और हर एक गांठ पर एक बाम्बू की लकड़ी का टुकड़ा लगाया। इस तरह से उसने एक सीढ़ी बनाई। और उसके बाद विलियम समुद्र के किनारे पर गया, जहां उसने तैरते हुए लकड़ों को जमा किया जो उसे रेत पर चलने वाली गाड़ी बनाने के लिए सही लगे। विलियम सोचने लगा क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो स्लाइड हो, यानी फिसलने वाली हो, पहिए वाली नहीं। बाद में उसने स्लाइडिंग गाड़ी बना ली जिसका इस्तेमाल कर सामान ट्रांसपोर्ट किया गया। इस दौरान एलिजाबेथ ने सूचना दी कि जो बागीचा उसने लगाया था, जिसकी वो देखरेख करती थी, उसमें बढ़िया प्लांट आ गए हैं, जिस पर मक्का, तरबूज, कद्दू, ककड़ी लगे हुए थे। अगले दिन विलियम अपने बेटे रीड्स के साथ घूमते हुए जंगल में जाता है, खोजते हुए एक अनोखा प्लांट जिस पर मोम जैसा फल लगा हो, जिससे वो कैंडल बना सके। रीड्स को एक पेड़ मिलता है जिसमें से एक रबर जैसा रस बह रहा होता है, जिसे देखकर विलियम कहता है कि इससे हम जूते बना सकते हैं। आने वाले सर्दी के मौसम के बारे में सोचते हुए विलियम ये तय करता है कि उसे एक जगह बनानी चाहिए जो सुरक्षित हो, जैसे कि एक गोदाम जहाँ पर वो सर्दी के मौसम में अपने परिवार के साथ रह सके। रीड्स के दिमाग में एक तरकीब आती है गुफा बनाने की। वो किसी गुफा को खोजते नहीं है, वो खुद एक गुफा खोदकर बनाते हैं चट्टान में, जो उनके कैंप के करीब थी। चट्टान के नाजुक जगह का विलियम माप लेते हैं और चट्टान के कड़क भाग को छीलना शुरू कर देते हैं, कुल्हाड़ी से, हथौड़े से, खुरपे से और फावड़े से। अगले कुछ दिनों में पूरा परिवार मिलकर चट्टान की गुफा में खिड़कियां तैयार कर लेता है, ताकि हवा का झोंका और सूरज की रोशनी अंदर आ जा सके। जब उनका सब काम खत्म होता है, उनके पास 4 कमरे होते हैं, एक आग जलाने वाली जगह के साथ। अब उनके पास एक नया ठंडी का घर था। क्योंकि गुफा चट्टान में थी, इसलिए वहाँ बहुत कम रोशनी पहुँच पाती थी और यही दिक्कत हो रही थी। इसी मुसीबत को मिटाने के लिए विलियम ने और जैक ने एक योजना बनाई, एक नई लाइट लगाने की। उन्होंने ज़मीन से लेकर तो छत तक बाम्बू का पोल ढूंढ निकाला, फिर बड़ी सावधानी से पोल को गुफा में लाया, बचाते हुए ताकि यहाँ वहाँ लग ना जाए। जैक उस पोल के ऊपर चढ़ गया और उसने एक बड़ा तेल से भरा रोशनी का कंडील ऊपर लगा दिया, जो उन्होंने जहाज से बचाया था। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि किसी ने उनकी किसी एक झोपड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और इतना ही नहीं, पास ही में जो खेत था वो भी पूरी तरह से कुचल डाला है और तहस नहस कर दिया है। हर जगह पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। विलियम ने देखा एक विशाल नुकसान जो पेड़ों को पहुंचाया गया था, और वहां पर भी बड़े पैरों के निशान थे। विलियम ने ऐसा पता लगाया कि ये पैरों के निशान किसी बड़े जानवर के हैं, जैसे कि हाथी के झुंड के। अगली सुबह रॉबिन्सन परिवार ने एक डिज़ाइन बनाया अपनी हिफाजत करने के लिए और जंगली जानवरों को खेत में घुसने से रोकने के लिए। उन्होंने अपनी तरकीब को अंतिम रूप दिया, एक नई रहने की जगह बना के। बजाय अपना घर किसी बाम्बू के पोल पर बनाए जिसे हाथी बड़े ही आसानी से मारकर गिरा दे, उन्होंने एक घर बनाने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने 4 बड़े पेड़ इस्तेमाल किए जो आपस में स्क्वायर शेप के थे, यानी कि चौकोन थे, और सब एक दूसरे को आधार दे रहे थे। सारे पेड़ एक ही साइज के थे, लगभग 12 फीट के। और फिर रॉबिन्सन परिवार ने एक और सुरक्षित घर बनाया।
10 साल बीत गए और विलियम के बड़े बच्चे बदल गए बड़े आदमी में और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। वो इस द्वीप को ही नया स्विट्ज़रलैंड बुलाने लगे। कई सारे एडवेंचर उनके ज़िंदगी में आए इन 10 सालों में। दूसरे द्वीप के किनारे पर रीड्स ने एक अल्बैट्रॉस पक्षी को मार गिराया था। अल्बैट्रॉस रीड्स पर हमला करने से डर रहा था। रीड्स ने देखा अल्बैट्रॉस पक्षी के पैर में एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। उस कपड़े पर एक संदेश लिखा हुआ था किसी अंग्रेजी औरत का जो फंसी हुई थी एक चट्टान के पास जहाँ से धुआं निकल रहा था। रीड्स को कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह संदेश कितना पुराना है। विलियम ने कहा, धुएं वाली चट्टान सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये ज्वालामुखी का संकेत है, पर हमारे आसपास या पड़ोस में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। शायद ये पक्षी 100 मील दूर से आया होगा। हालांकि रीड्स को लगा कि किसी को उसके मदद की ज़रूरत है, तो उसने तय किया कि उसे जाना चाहिए उस व्यक्ति को ढूंढने जिसने ये संदेश भेजा है। घर जाने से पहले रीड्स ने भी एक संदेश लिखा और अल्बैट्रॉस पक्षी के पैर पर बांध दिया और पक्षी को देखता रहा जब तक वो दूर तक उड़ नहीं गया। उस संदेश में लिखा था, जिसे भी ये संदेश मिला है निराश मत होइए, मदद आपके नज़दीक है। रीड्स फिर सफलता के साथ उस औरत को बचा लेता है। उस औरत का नाम था जेनी मॉन्ट्रोस। जेनी पहले शर्माती है, पर बाद में वो रॉबिन्सन परिवार के साथ घुल मिल जाती है। एक दिन उन्हें एक जहाज़ दिखाई देता है जो अपना लंगर पानी में छोड़ता है। जहाज़ के रुकने के लिए एक कैंप बनाया जाता है। जहाज़ से उतरे लोगों को अपने टेलीस्कोप से जांचने के बाद रीड्स और विलियम फैसला लेते हैं कि घर जाने के बाद अपने आप को साफ सुथरा करके वो खुद को अनाउंस कर देंगे सबके सामने। वो नहीं चाहते थे कि जहाज़ से जो लोग उतरे हैं वो उनको जंगली समझे। अगले दिन रीड्स और रीड्स के पिता विलियम जहाज़ के कैप्टन के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं और जेनी की भी कहानी बताते हैं। ये बात जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि जेनी के पिता ने ही कैप्टन को भेजा था जेनी की तलाश में। जेनी के पिता को यकीन था कि उनकी बेटी जिंदा है 3 साल बाद भी, और इसीलिए कैप्टन ने फैसला लिया कि वो जेनी को खोजेंगे। और फिर अचानक से एक बड़ा सा जश्न होता है, बड़ी सी दावत होती है जिसमें रॉबिन्सन परिवार, जहाज़ के मुसाफिर और ब्रिटिश बोट के कुछ काम करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं नया स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए। हर कोई अचंभे में पड़ जाता है वहाँ की तरक्की और अच्छी फसल को देखकर और रॉबिन्सन परिवार की अच्छी तबीयत को देखकर। जैसे ही दिन ढलता है विलियम को यह एहसास होता है कि उसे फैसला करना होगा कि कौन द्वीप पर रुकना चाहता है और कौन जहाज़ में जाना चाहता है। एलिजाबेथ और विलियम की इच्छा थी कि वो द्वीप पर ही रुके, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे और वहाँ उन्होंने एक उम्र ली थी, वो वहाँ बूढ़े हुए थे। जेनी पूछती है क्या कोई है जो उसके साथ सफ़र में इंग्लैंड जाना चाहेगा। रीड्स पहला होता है जो उसे हाँ कहता है और फिर वो चेयर्स करते हैं उनके लिए जो यूरोप जा रहे थे। अर्नेस्ट और जैक फैसला लेते हैं द्वीप पर ही रहने का। फ्रांस जो सबसे छोटा लड़का था फैसला लेता है अपने बड़े भाई रीड्स के साथ रहने का। फ्रांस को पढ़ाई से लगाव था और वो चाहता था कि उसे एकेडमिक एजुकेशन मिले। रीड्स जाने से पहले अपने माता पिता को बताता है कि वो जेनी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। विलियम ने सारे एडवेंचर के रिकॉर्ड्स बनाकर रखे थे जर्नल में, जो वो कैप्टन के हाथों में सौंप देता है ताकि कैप्टन इस कहानी को पब्लिश करे। उसके बाद जहाज़ वहाँ से निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। तो आइए अब देखते हैं हार्ड वर्ड्स के मीनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।